इस वीडियो में हम एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में मुकम्मल डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे कि इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। पहले उनको जनरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है और किस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दोनों को डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलें आएँ देखते हैं हमारे SLOs क्या है। पहले इस बुक को देखिए, ये बुक A लेवल की बुक है और यहाँ पर ये टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पहले हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं हमारी डेली लाइफ में और मुख्तलिफ ट्रिक्स को देखेंगे जिनको अप्लाई करते हुए हम इनको समझ सकें। ग्रेजुअली मूव करते हैं। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखेंगे और बिल्कुल उसके पैरेलल एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस एक दूसरे का अपोजिट हैं। सो एक्सो में एक्सटर्नल, इसका मीनिंग होता है एक्सटर्नल, और थर्मिक मीन्स हीट, यानी हीट का बाहर निकलना। रोज़मर्रा लाइफ में जिस तरह अगर हम आग जलाते हैं तो उसमें हीट रिलीज़ होती है, तो हर ऐसा काम जिसमें हीट रिलीज़ हो, एक बॉडी से बाहर निकले, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। रिलीज़ हीट सेम एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो उसके अपोजिट है। एंडो मीन्स इंटरनल, थर्मिक मीन्स हीट। सो इस प्रोसेस का ये रिवर्स होगा। जिस तरह एक आग है, दूसरी तरफ आइस है, आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब अपने आगे पीछे जो भी उसका एरिया होगा उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस वजह से इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी आग में हीट बाहर निकलती है और आइस में आगे पीछे की हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है क्योंकि उसने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की होती है। सो ये दोनों का एक तो मेन डिफरेंस हो गया, एक्सो और एंडो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इन दोनों का फ़र्क महसूस कर सकेंगे। जिस तरह के फर्स्ट पेज में था कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग में हाइड्रोजन के दो एटम्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन के साथ जब भी दोनों मिलते हैं एक बॉन्ड बनता है, यानी H2 एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी एग्जिट होती है, एनर्जी का इनखला होता है। So the reason is here bond making is always an exothermic। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहाँ पे जाती है जब भी हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, वो फ़ज़ा में, एयर में, एनवायरनमेंट में एनर्जी बॉन्ड मेकिंग के वक्त और 2 जूल एनर्जी लूज़ होती है, उसका वो एग्जिट होती है इस सारे रिएक्शन में। सो द रीज़न बॉन्ड मेकिंग इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल इसके अपोजिट अब बॉन्ड मेकिंग पे आ जाए सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग पे। हाइड्रोजन H2, यानी कि जो आपने पहले प्रोसेस देखा उसका रिवर्स है। तो वहाँ जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है उतनी ही यहाँ पर हमें दोबारा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये उसका अपोजिट है। बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन टूट गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, H2 H और H अलग से, और उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जो ज़रूरत होगी वो जितनी पहले लूज़ हुई थी 2 जूल, यहाँ पर भी हमें 2 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो दिस प्रोसेस इसका विल बी नोन एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अभी पहले नंबर पे कंबस्शन, यानी जो बर्निंग ऑफ फायर, आग जो हम जला रहे हैं उसमें। रेस्पिरेशन, जब भी हम सांस लेते हैं उससे बेसिकली ऑक्सीजन को हम जलाते हैं और CO2 बनती है जिससे। न्यूट्रलाइजेशन, जब भी किसी केमिकल की रिएक्शन इस तरह न्यूट्रलाइज किया जाए। कोरोजन, जो जंग लगता है आयरन के ऊपर, जो रस्टिंग होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट लिखा हुआ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बादल बनते हैं,
तो उसको भी हम फ्रीजिंग। और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस आपने अक्सर देखा होगा, पौधों के नीचे जैसे ही हम बैठते हैं तो ठंडक फील होती है, क्योंकि पौधों ने आगे पीछे से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इस तरह कुछ आगे केमिकल रिएक्शंस हैं। अब देखें फिजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं। आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि मेल्ट होने के लिए उसको हीट की ज़रूरत है। एवापोरेशन, क्योंकि चीज़ों को गैस में तब्दील होने के लिए उन्हें हीट की ज़रूरत है। खाना पकाने के लिए उसको हीट की ज़रूरत है, जो कि उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो फिर वो खाना पक जाता है। तो ये सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी लेवल डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। एनर्जी टाइम, यानी कि वर्टिकल जो लाइन है ऊपर से नीचे है वो एनर्जी को, और हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को शो करती है। रिएक्टेंट्स, जब भी दो चीज़ें मिलें आपस में, रिएक्ट करें और एनर्जी का इनखला हो, बाहर निकले एनर्जी कुछ देर के बाद, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सो ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। उसके अपोजिट रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, कुछ हम उनको टाइम दें, हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, फिर नई चीज़ें बनेगी। सो यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हमारा पहला पेज था। तो ये दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगी। एग्ज़ाम क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। C6H12O6 ये कौन सा प्रोसेस है अभी, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ज़रा सोचिए, रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और उसके बाद हमारी बॉडी में जो है वो एनर्जी उसमें से रिलीज़ होती है। अमूमन ऑक्सीजन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है और कार्बन के साथ मिल के CO2 वो बाहर निकलती है, तो हम हीट फील करते हैं हमारे जिस्म में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह आग जलाने के लिए C6H2O6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में जैसे ही आग जलती है तो आगे पीछे का एरिया जो है वो देखें आप गर्म हो जाता है। तो इसलिए भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और इक्वेशन दे दी जाएगी। इस तरह की इक्वेशन देखें जहाँ पर एक इक्वेशन जिस वक्त टूट के ब्रेक डाउन हो के कोई नई चीज़ें बने, तो ये बगैर कोई लंबी चौड़ी बात सोचे आप समझिए कि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि हमने उसको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया जा रहा है, तो ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इस प्रोसेस को भी एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। एक और इक्वेशन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। भाई ये शुरू में जो देखी है ना एक्सोथर्मिक, ये उसी का रिवर्स है। ये दोनों जब मिल जाते हैं आपस में, यानी फोटोसिंथेसिस के दूरिंग ये प्रोसेस, और उससे ग्लूकोज बन जाता है, तो ये भी होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत होती है जो कि उस बॉडी में जज़ब होती है। एक और इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए CH4 ये ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट के वो कार्बन और उसके अलावा हाइड्रोजन में तब्दील हो रही है CH4। तो उसको तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत है, तो ये एंडोथर्मिक हो। अगेन आगे इक्वेशन देखें, इसको भी देखें, एक है वो टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो ये भी डेफिनेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। डिकम्पोज किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस हमने ज़रा और देखना है इक्वेशन को और से, कि अगर वो एक इक्वेशन टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है तो वो एंडो होगा, और अगर दो अलग से केमिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं और एक बन रहा है तो वो एक्सो होगा। एक और ट्रिक होता है जिसको हमने समझना है, ज़रा गौर कीजिएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने फॉलो करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे की पहचान के साथ हम इन रिएक्शंस को देख सकते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन को हमने प्रैक्टिकली तो नहीं देखना। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा भाई ये एंडो हो सकता है, ये एक्सो हो सकता है, क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकल तो वहाँ पर प्रैक्टिस तो नहीं करनी। ज़रा देखें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, लेफ्ट साइड पे नंबर कितना लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 है। इस तरह हाइड्रोजन के 3 है। राइट साइड पे जो है टोटल बने हैं 2NH3 यानी 2 है, तो रिएक्टेंट 4 है और प्रोडक्ट जो है वो 2। हमेशा आपने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है। -2 आंसर आया, जब माइनस का आंसर आए तो वो एक्सोथर्मिक होगा। एक और देखिए, पानी बना 2 है यहाँ पर मोल्स, इससे पहले पानी के 3 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं 1, तो यहाँ पर
3 में से 2 माइनस करें, सॉरी 2 में से 3 तो माइनस का, फिर ये भी एक्सोथर्मिक है। अगर n हमारे पास जवाब पॉजिटिव का आ गया तो वो होगा एंडो। आगे मज़ीद देखते हैं। सल्फर, ये सल्फेट है, 2 है इसके मालिक्यूल्स, पहले 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 3, ये भी माइनस का आंसर है, तो ये भी होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और देखते हैं एग्जाम्पल जी। CH4 C+, देखिए ज़रा 4 है हाइड्रोजन की और कार्बन का एक, टोटल 5, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कितने हैं जी, एक ही मालिक्यूल है, मोल सॉरी, तो 5 में से एक किया, ये पॉजिटिव आंसर आ गया +4, तो ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से भी आप बगैर कोई एक्सपेरिमेंट किए इस तरह नंबर ऑफ़ मोल से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये प्रोसेस एंडो है या एक्सो है। उम्मीद है आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।